students, welcome to today's current affairs video. So today we will be looking at some important current affairs. आज के लिए क्या क्या important current affairs है which are important for your exam. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के. इंडेक्स देख लेते हैं. What are we going to study for today? The first news, the first topic you see is that Israel has launched the GSAT satellite, that is India's heaviest communication satellite. The second topic will be on Nipa Gators, and the last one for the day will be the exercise Kishu. Okay? So let's start. Starting with the first topic. ISRO has launched the GSAT-7R satellite, and this satellite is India's heaviest communication satellite. इंडिया के जितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसमें सबसे भारी है ये बात. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? उसमें ऑफ द सैटेलाइट इज G/7R/CMS/0. ठीक है, इसका वेट कितना है? ये सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया का. ठीक है, द वेट ऑफ द सैटेलाइट इज रियल 4,400 किलोग्राम. ठीक है, और इसको लॉन्च कैसे किया गया? What launch vehicle did it use? The launch vehicle used by this GSAT-7R was LM-3 aircraft. ठीक है, इसे GSLV Mark 3. ठीक है, और इसका ऑर्बिट कैसा होगा? The orbit of the satellite will be geostationary. Geostationary का मतलब क्या होता है आप समझ लो कि ऐसा होता है कभी-कभी आप चल रहे हो और आपको आसमान में सैटेलाइट दिख रहा है, आप सैटेलाइट रुका हुआ है. ठीक है, स्टेशनरी है एक जगह पे रुका हुआ, बट एक्चुअली में रुका हुआ होता है. होता क्या है, सैटेलाइट के अराउंड अर्थ की एग्जैक्ट स्पीड और डायरेक्शन में मूव करता है. इसीलिए देखने में ऐसा लगता है कि वो सैटेलाइट एक जगह पे रुका हुआ. इट लुक्स लाइक इट इज स्टेशनरी एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द टाइप कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है, तो इसका ऑर्बिट जियोस्टेशनरी अर्थ के अराउंड घूमेगा. जियोस्टेशनरी है तो ये इक्वेटर के अराउंड घूमेगा, अर्थ के पोल के अराउंड नहीं घूमेगा, इक्वेटर के अराउंड घूमेगा, like horizontal around the earth, and at this takes place earth, and that is why it will be stationary process. और इसका altitude या height का मतलब सिर्फ geostationary satellite के बहुत ऊंचाई पर जाता है. इसका altitude होगा इसमें कि 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है, अब इसको यूज कौन करेगा? ये किसके लिए बनाया जा रहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट? The user agency of the satellite will be the Indian Navy. ठीक है, it will be the Indian Navy. और सबसे देख लिया हमने इसका टेक्नोलॉजी. अब बात आता है कि ये कहां से लॉन्च हुआ है. It was launched from Sriharipuram. ठीक है, जहां से इंडिया में बहुत सारे सैटेलाइट्स और मिसाइल्स लॉन्च करते हैं एक्चुअली. So ISRO launched the GSAT-7R CMS-03 from Sriharipuram using LM-3 M5 और द GSLV लॉन्च व्हीकल. ठीक है, जो हमारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है उस ऑर्बिट पे इस सैटेलाइट को प्लेस कर दिया गया है. ठीक है, अब ये ऑर्बिट तक पहुंचा कैसे? इट रीच द ऑर्बिट यूजिंग प्रोपल्शन. मतलब ये नीचे से जो रॉकेट खुद को प्रोपेल करके ऊपर ले जाता है, इंजन जो प्रोपल्शन देता है उस प्रोपल्शन को यूज करके दिस रॉकेट रीच द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर. ठीक है, और इसको कंप्लीटली इंडिजिनियसली डिजाइन और डेवलप किया है. इंडिजिनियसली मतलब देश के अंदर ही डिजाइन हुआ है, देश के अंदर ही डेवलप हुआ. इंडिजिनियस मतलब क्या करेगा? ये हमारे इंडियन नेवी के कम्युनिकेशंस को स्ट्रेंथन करेगा, नेवी के कम्युनिकेशंस को बेटर करेगा. अब हम GSAT-7 सीरीज के और भी दूसरे सैटेलाइट्स देखते हैं और उनके पर्पसेस देखते हैं. एक सैटेलाइट है GSAT-7 है. इसका ठीक है, ठीक है, it was launched in 2013 and this the GSAT-7 also was launched for the purpose of the help of Indian Navy. There is the GSAT-7A. This one was launched in 2018 and this one was launched for the help of the Indian Air Force. ठीक है, लेकिन the GSAT-7B वो अभी तक बना नहीं है, लेकिन अपकमिंग GSAT-7B will be used by the Indian Army and GSAT-7R अभी just launched for 2025 में. It has been launched for the help of our Indian Navy.
ठीक है। अब इसका यूज क्या है? देखो इंटर सर्विस कम्युनिकेशन, we have three services: army, navy, air force. This news is actually very important for defense related news है, also science related news भी है, so it becomes very very important. ठीक है। we have three services: army, navy, air force. अब इंटर सर्विस कम्युनिकेशन मतलब तीनों सर्विस का जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन रहता है वो कम्युनिकेशन बेटर होगा इससे सर्विस। ठीक है। It will also boost India's space-based defense communication network and self-reliance. देखो स्पेस के थ्रू जो हमारे डिफेंस एजेंसीज कम्युनिकेट करते हैं वो एक नए सैटेलाइट की वजह से और पावरफुल हो गए। ठीक है। ऑल्सो इंडिया सेल्फ रिलायंट भी बन गया है। क्यों? क्योंकि ये वाला सैटेलाइट इंडिया ने खुद पूरा इंडिजिनियसली बनाया और खुद ही डिजाइन किया, बाहर का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है। सॉरी, नाउ लुक हियर, let's look at the features and strategic importance of this new satellite. ठीक है। सबसे पहले as I said, नेवी का जो स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन है, स्पेस के थ्रू नेवी जो जो कम्युनिकेट कर रही है उनमें वो और स्ट्रेंथन हो गया। फिर जो हमारा मैरीटाइम डोमेन का अवेयरनेस है वो और बढ़ेगा। जो मैरीटाइम अवेयरनेस हमें चाहिए कि अब वन मोर सैटेलाइट नाउ to give us maritime images, maritime communication. So that awareness will increase now. ठीक है। प्लस इसके जो ट्रांसपॉन्डर्स है वॉइस के लिए, डेटा के लिए या वीडियो कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। These transponders are very very advanced than the previous ones used in earlier systems. ठीक है। ये UHF फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है, एस बैंड, सी बैंड और टू बैंड फ्रीक्वेंसीज में ये ऑपरेट करता है। मतलब ये बहुत ही अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज को ऑपरेट करता है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि सैटेलाइट में ये हो गया है फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए तो सैटेलाइट गेट डैमेज। बट दिस सैटेलाइट वाइड फ्रीक्वेंसी तो कम्युनिकेशन इज एफिशिएंट आल्सो एंड इट इज सेफ फॉर द सैटेलाइट। ठीक है। प्लस हमारा जो IOR यानी इंडियन ओशन रीजन है पूरे इंडियन ओशन रीजन को कवर करता है, पूरे इंडियन ओशन रीजन को देखते रहता है ऐसा। ठीक है। ऑल्सो इंडिया की भूमंडल नेवी है, मतलब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, इसलिए बहुत स्ट्रेटजी यही कहता है कि इंडियन ओशन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने नहीं देना है। एंड दिस सैटेलाइट विल एक्चुअली हेल्प इंडिया बिकॉज आप नजर रखेगा इंडियन ओशन में कोई ऐसा कुछ ना हो रहा हो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रहा है। ठीक है। Now let's look at the launch vehicle. The launch vehicle that is used to launch this satellite, the LMV-3 or the GSLV Mark 3. ठीक है। ये बेसिकली इंडिया का सबसे हेवीएस्ट ऑपरेशनल रॉकेट है ये वाला लॉन्च व्हीकल। दिस लॉन्च व्हीकल हैड 3 stages. First one was the first stage had 2 solid stagger boosters to boost the flight upwards. These boosters were Airborne S-200. We had a core liquid stage, the core of the launch vehicle and liquid fuel. ठीक है। This liquid stage core was known as the L110 or L110. ठीक है। And then the upper stage was a cryogenic stage. ठीक है। It was a cryogenic stage, frozen state, and this one was known as the C-20. ठीक है। अब इसका फ्यूल कितना है, मतलब ये लांच व्हीकल कितना लोड कैरी कर सकता है? ठीक है। और 8000 kg। ऑल्सो आप एक चीज देखोगे बहुत ज्यादा लोड ले सकता है, ये बहुत ज्यादा लोड ले सकता है। ठीक है। ये जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, दिस लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड फॉर चंद्रयान 3 आल्सो, when चंद्रयान 3 was launched। और आगे जाके जो गगनयान मिशन करने वाले हैं तो मैन मिशन टू स्पेस, गगनयान मिशन की भी यही लॉन्च व्हीकल है। All right, that's it for the Newton satellites. Coming to the next news now, it's on Nipah virus. Now Nipah virus is a zoonotic virus। zoonotic virus का मतलब ऐसा वायरस
जो पहले एनिमल्स में डेवलप हुआ और एनिमल से इंसान में आया। जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, है ना? तो जू रेफर्स टू एनिमल्स, जूनोटिक वायरस मींस ऐसा वायरस जो किसी दूसरे एनिमल में डेवलप हुआ और उससे इंसान, जैसे कोविड-19 वाला जूनोटिक वायरस, बैल से इंसान में आया, जानवर से इंसान में आया। सिमिलरली नीपा वायरस ऑल्सो जूनोटिक वायरस, ठीक है? ये कौन सी कंट्री में हुआ था? ये कौन सा कंट्री में हुआ था? मलेशिया। ये एक 1999 है, ठीक है? मतलब बार बार थोड़े थोड़े दिन बाद फिर से अगेन आउटब्रेक कभी कभी होता रहता है, ठीक है? एंड मोस्ट नोटेबली ये आउटब्रेक केरला में हुआ। अगर देखोगे न्यूज आता रहेगा कि केरला में निपा वायरस का आउटब्रेक हो गया, तो इंडिया में ये होता रहता है, हर जगह ही होता रहता है, बट मोस्टली नोटेबली केरला, ठीक है? इन इंडिया आउटब्रेक्स हैव बीन टेकिंग प्लेस सिंस 2001। और इसका केस फैटेलिटी रेट कितना है? फैटेलिटी रेट मतलब जितने लोगों को ये बीमारी होती है उसमें से कितने लोग मारे जाते हैं। The fatality of this disease is 40 to 75%, is very high। मतलब अगर 100 लोगों को निपा वायरस की बीमारी हुई तो मिनिमम 40 लोग मरेंगे इस बीमारी से, या मैक्सिमम 70 लोग इस बीमारी से मर जाए। ओनली सम 30-20 पीपल विल लिव। तो इसका फैटेलिटी रेट बहुत हाई है, वेरी वेरी हाई। मतलब आधे लोगों को मार देता है इस बीमारी से, तो वो लोग उससे आधे लोग मर जाते हैं, ठीक है? अब दिक्कत क्या है? इस वायरस के लिए कोई लाइसेंस वैक्सीन नहीं है, प्लस वायरस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का होता नहीं, बिकॉज एंटीबायोटिक वर्क्स ऑन सेल्स एंड वायरसेस डू नॉट हैव सेल्स, दे आर एसेलुलर, ठीक है? आपने पढ़ा होगा साइंस, वायरसेस आर एसेलुलर, तो वायरस का एंटीबायोटिक काम करेगा नहीं, वायरस रिक्वायर्स एंटीवायरस। निपा वायरस के लिए कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं, ठीक है? तो हम कर क्या सकते हैं इसमें? We can have only biological और biomedical countermeasures, कि कुछ बायोलॉजिकल चीजें अदर देन वैक्सीन और मेडिसिन जिससे इसको रोका जा सकता। उसमें से एक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है? और जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है, रिसेंटली इसने प्रपोजल्स इनवाइट किए हैं। Why has it invited proposals? So that it can develop an indigenous monoclonal antibody against Nipah virus. Invitation निकल रहा है इस टेम्पलेट proposals, so that we can develop indigenous monoclonal antibody. Monoclonal antibody को MAPS बोलते हैं, monoclonal antibody is called MAPS in short, कि एक इंडिजीनियसली डेवलप MAPS थेरेपी बनाता है अगेंस्ट निपा वायरस, ठीक है? Now let's look at this initiative, ठीक है? इसका गोल क्या है? सीधा सीधा गोल कि एक लोकली बेस्ड, एक इंडिजीनियस, एक डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड मैप्स थेरेपी बनाना है निपा वायरस को टैकल करने के लिए, ठीक है? क्यों? सो दैट वी कैन बी सेल्फ रिलायंट इन फेसिंग निपा वायरस, ना बाहर से किसी का हेल्प लेने की जरूरत ना, ठीक है? और उसका लीड इंस्टीट्यूशन कौन है? Which institution is leading this whole initiative? This initiative is being led by ICMR, National Institute of Virology, that is situated in Pune, Maharashtra, ठीक है? अब कोलैबोरेशन किसका हो रहा है? जो इंडिया के बायोटेक इंडस्ट्रीज है, they are collaborating with ICMR on this for research and development, and then later on after research to produce the antibody treatment, ठीक है? ICMR इसमें क्या प्रोवाइड करेगा? जो टेक्निकल गाइडेंस है, टेक्निकल काम है, तो आईसीएमआर के पास बायोलॉजिस्ट वगैरह होंगे, रिसर्चर साइंटिस्ट होंगे, वो टेक्निकल गाइडेंस देंगे प्रोड्यूसर्स को कि टेक्निकलिटी क्या फॉलो करना है तो प्रोड्यूस सच एंड ऑल्सो प्रोवाइड ओवरसाइट, दे विल ओवरलुक द होल कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, क्वालिटी मेजर्स, क्वालिटी कंट्रोल सब चेक करेंगे, ठीक है? अब ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि मान लो अचानक से कभी फ्यूचर में निपा का बहुत बड़ा आउटब्रेक हो गया, तब बाहर से मेडिसिन सारे फॉर्मेलिटीज करके मंगाते मंगाते आधे लोग मर गए, है ना? तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इसलिए करके रखते हैं ताकि अगर कभी भी निपा का आउटब्रेक होता है तो देश के अंदर मेडिसिन रहेगा, इमीडिएटली वो मेडिसिन डिप्लॉय करके सब लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है? प्लस दिस सपोर्ट वन हेल्थ एंड नेशनल प्रिपेयर्डनेस, मतलब ये नेशन को प्रिपेयर रखेगा। ये बन जाएगा तो हम प्रिपेयर रहेंगे, कभी भी निपा वायरस आउटब्रेक होता है तो हम इजीली उसको कंट्रोल करें। नाउ इस इनिशिएटिव का इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं।
सबसे पहला तो ये कि इंडिया को एक हेल्थ सिक्योरिटी देगा। निपा वायरस आउटब्रेक विल बी अ बिग हेल्थ क्राइसिस फॉर इंडिया, तो हेल्थ सिक्योरिटी देगा इंडिया का कैपेसिटी है वो काफी फास्ट हो जाएगा बिकॉज प्लस जो बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए हम बाहर के देशों पर डिपेंडेंट है, इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, तो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी हमारा कम जाएगा। इंपोर्ट मतलब बाहर से सामान खरीद के लाए, उस पर डिपेंडेंसी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये फूड एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री, एकेडेमिया रिसर्च करती है, इंडस्ट्रीज को प्रोड्यूस करती है, तो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन का बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में, बिकॉज ऑफ विच R&D इन इंडिया इज वेरी वीक इवन टुडे। हाँ, पहले से बेटर हुआ है बट इट इज स्टिल वेरी वेरी वीक। तो ऐसा एक इनिशिएटिव लाने से एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच, रिसर्च और प्रोडक्शन के बीच एक काफी बड़ा कोलैबोरेशन होगा, जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्री में बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, प्लस अब देखो यार, हम क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का हमारा क्या हुआ है नारा कि हमें अपना सामान खुद बनाना है। ये मैप्स का जो ट्रीटमेंट है, वी आर डेवलपिंग इट इंडिजिनियसली अंदर खुद से। इससे क्या होगा, हेल्थ केयर सेक्टर में हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे पूरे, कि खुद का चीज खुद ही बना लेंगे। इट विल ऑल्सो बूस्ट द आत्मनिर्भर भारत स्कीम। ठीक है, प्लस हम भी सिर्फ स्टॉक बना के रख देंगे एंटीबॉडीज का, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके, तो जब भी आप जानवर से होने वाले बीमारियों का थ्रेट है इंडिया में, उसके लिए इंडिया का प्रेसिडेंट हो जाएगा। इंडिया में हम लोग डोमेस्टिक घर में इंडिया के देश के अंदर बनाना सोल्यूशन पर कैसे जवाब। ठीक है, I hope you understood this. Now we will be moving on to the next topic, very very important for defense candidates, defense aspirants. The next topic is exercise Trishul. ठीक है, it's a joint fire service exercise of the Army, Navy, Air Force, तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स मिलके ये मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज एक्सरसाइज त्रिशूल? इट इज अ जॉइंट ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज। मतलब हमारे मिलिट्री के जो 3 विंग्स है, जो 3 सर्विसेज है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, all 3 of them come together and perform this military exercise. It's a joint exercise between all. ठीक है, अब ये होता क्यों है, हम अपने इंटीग्रेटेड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज चेक करते हैं। कभी कभी अगर फुल स्केल वार हो, तो आर्मी लैंड पे, एयरफोर्स हवा में और नेवी पानी में, सब लोगों को मिलके एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड प्लान बनाकर दुश्मन पर अटैक करना हो। तो इन दैट सिनेरियो तीनों सर्विसेज का लैंड, सी और एयर मिला के इंटीग्रेटेड कंबाइंड अगर एक ऑपरेशन करना हो, तो उसका कैपेसिटी कैसा है, उसका टेस्टिंग काफी अच्छा होता है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट कौन करता है, दिस एक्सरसाइज इज कोऑर्डिनेटेड बाय द वेस्टर्न नेवल कमांड और द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, ये कहां पे कंडक्ट हुआ है, इट इज कंडक्टेड इन राजस्थान एंड गुजरात रीजन्स। ठीक है, एक्सटेंडिंग इनटू नॉर्दर्न एरियाज। जो लैंड वाले एक्सरसाइज वगैरह है वो राजस्थान गुजरात रीजन्स में होते हैं, एयर वाले के ऊपर, और जो भी पानी में टीवी वगैरह जो भी होता है उसमें एक्सरसाइज, ठीक है। अब उसका काम क्या है, देखो तीनों फोर्स सामान्य में एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब एक प्रॉब्लम बिटवीन ऑल द 3 फोर्सेस, तीनों साथ में मिलकर काम कर पाए, ऐसा प्रिपेयरनेस तीनों के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें उसे लेते हैं एक्सरसाइज शेड्यूल के, कौन सा ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, 12 दिन की एक्सरसाइज है, रीड एक्सरसाइज इंडिया करेगी, इक्वल coordinated by the Western Naval Command as well, who all participated, the Southern Command of the Army, the Western Command of the Navy जो coordinate कर रहा था उसको, and the Southwestern Command of the Air Force। ठीक है, और बाकी सपोर्टिंग एजेंसीज कौन सी इन 3 सर्विसेज के बाहर, the Coast Guard, the Indian Coast Guard, the BSF, Border Security Force, and some other forces as well, like SSB, Seena Bal, CRPF। ठीक है, the main supporting agencies है Coast Guard है, BSF। ठीक है, now how many troops participated, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, more than 20,000 troops participated, 20,000 से ज्यादा सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया।
And what are the military assets that were used and tested during these exercises? The T-90s and the other tanks from the army, okay? The Rafale Super Su-30 MPI fighter jets from the Air Force, frigates, destroyers, and the INS Jalashwa from the Indian Navy. और भी इंफॉर्मेशन है, एयर स्पेस कितना रिजर्व हुआ था? एयर स्पेस वाज रिजर्व, जमीन से लेकर 28,000 फीट तक का एयर स्पेस रिजर्व करके रखा था इस एक्सरसाइज का। अब इसके फोकस एरियाज क्या क्या है, ठीक है? ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉन्नाइसेंस। इंटेलिजेंस मतलब ये तीनों फोर्स मिलके दुश्मन का इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। सर्वेलेंस मतलब नजर रखना, एंड रिकॉल, रिकॉनाइसेंस मतलब कि अगर मान लो एक दुश्मन बैठा है और तुमको वहां बिना रहे दूर से पता करना है कि वहां दुश्मन का स्थिति स्टेटस क्या है, दैट इज नोन एज रिकॉनाइसेंस। सो रिकॉनाइसेंस करना, सर्वेलेंस करना और इंटेलिजेंस निकालना, यही फोकस एरिया है इस एक्सरसाइज। देन टारगेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, बिकॉज़ नाउ warfare is shifting from guns and tanks to cyber war. Countries don't look to go into battle straight away. अब पाकिस्तान से जवान गए उनकी बात अलग है, उनको कोडिंग वगैरह नहीं है, they don't know anything. But countries like China and US अगर वार पे जा रहे हैं, they will go into cyber war. अगर चाइना को हम पे वार करना हुआ, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम हैक करना शुरू करें, तो साइबर वार से कैसे बचना है, we look into that. Then amphibious and carrier based operation, amphibious मतलब amphibious मतलब क्या है, जो जमीन पे भी रहता है, जो पानी में भी रहता है। So amphibious operations में conducted, ऐसे operations जो सब पानी को मिला है, ठीक है? प्लस जो हमारे इंडिजिनियस मिलिट्री सिस्टम्स है, उनके प्रॉपर्टी इंटीग्रेट करके यूज किया है। देखने के लिए कि हमारे इंडिजिनियस सिस्टम्स खुद के बनाए सिस्टम्स कितने हैं, ठीक है? अब एज आई सेड, इसका इंपॉर्टेंस यही है कि जो हमारे तीन सर्विसेज है, तीनों सर्विसेज का जॉइंटनेस बढ़ा रहा है, प्लस तीनों को इंटीग्रेट करके कमांड दिया गया कुछ करने का, तो ऑपरेशन कैसे करना है इमीडिएटली करता है। प्लस जो इंडो पैसिफिक रीजन और एरियन सी है, उसमें तो हमारी आर्मी या नेवी और एयरफोर्स कितनी तैयार है मुकाबला करने के लिए, उसका टेस्ट हो गया, इंप्रूव भी हुआ। प्लस इस एक्सरसाइज में बहुत सारा इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, तो इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी काफी प्रमोट हुआ है इस एक्सरसाइज की वजह से, ठीक है? So that will be it for today's class on current affairs. I hope it was an informative session for you. Kindly वीडियो को अच्छे से देखिए thoroughly and be thorough with current affairs every day from wherever you follow it. Be thorough with the newspapers. Prepare sincerely and in a disciplined way. Have a good day. Jai Hind.